उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के ठीक पहले बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य के सितारे इन दिनों गर्दिश में हैं। वजह ये कि अखिलेश यादव उनसे बेहद खफा हैं और दोनों के बीच शीत युद्ध के हालात हैं। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने एमएलसी बना दिया, लेकिन मौर्य की चाहत पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने की थी। सूत्रों का ये कहना है कि बीते साल पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लखनऊ में हुई थी। तब दूसरे दिन राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। सपा का प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम को फिर से बनाया गया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे। राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी के स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने को लेकर अपनी बात रखी थी, लेकिन नरेश उत्तम पटेल को फिर से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। संगठन कमजोर होने की वजह से अखिलेश यादव के पास कोई विकल्प नहीं रह गया था। बाहर से आए हुए किसी नेता को पार्टी के संगठन की कमान अखिलेश यादव को नहीं सौंपना चाहते थे। इसके बावजूद मजबूरी में अखिलेश यादव को नरेश उत्तम पटेल को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाना पड़ा, जिसके कारण कार्यकारिणी की बैठक के बाद से ही अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच कोल्ड वॉर चल रहा है। नरेश उत्तम पटेल 2017 से 22 तक समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वे चौथे प्रदेश अध्यक्ष हैं। पार्टी की स्थापना से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी के 4 प्रदेश अध्यक्ष ही हुए हैं। उनमें नरेश उत्तम पटेल भी शामिल हैं। अखिलेश यादव की सोची समझी रणनीति भी है। दावा है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कुर्मी वोट भी समाजवादी पार्टी को मिला। खास बात यह कि नरेश उत्तम पटेल भी कुर्मी बिरादरी से ही आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच सांप सीढ़ी का खेल लगातार चल रहा है। ऐसे में कुशवाहा की बयानबाजी काफी तीखी होती जा रही है और अब तो उपेंद्र कुशवाहा ने यहां तक कह डाला कि हाल ही के दिनों में नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं और इससे जेडीयू भी कमजोर हो रही है। कुशवाहा के इस बयान के बाद नीतीश कुमार सवालों के घेरे में आ गए हैं। नीतीश कुमार से जब उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमसे कुछ मत पूछिए। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि राजनीतिक रूप से जब नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं, हमने उनको सहयोग करने का काम किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि आज कुछ लोग उपेंद्र कुशवाहा को गाली दे रहे हैं, लेकिन इससे उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग नीतीश कुमार को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा लगातार ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिनसे ये साफ तौर पर दिख रहा है कि उनके और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा के बीजेपी में शामिल होने की भी अटकलें लगाई जा रही हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू आरजेडी के विलय की कयासों के बीच हमने आवाज उठाई और इन सब पर विराम लग गया। आजकल आरजेडी के लोग एक डील की बात कह रहे हैं, लेकिन हम उनसे इस डील के बारे में जानना चाहते हैं। कुशवाहा ने कहा कि मुझे अलग करने की साजिश चल रही है। कुछ लोग नीतीश कुमार को कमजोर कर रहे हैं, मुझको कमजोर किया जा रहा है, इसकी साजिश हो रही है। कुशवाहा ने कहा कि अगर सीएम नीतीश मुझे बुलाएं तो मैं उन्हें पूरी साजिश की जानकारी दूंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब उपेंद्र कुशवाहा को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि हमसे कुछ मत पूछिए, छोड़ दीजिए उनको, जो उनके मन में है आए बोलते रहें, उनको बोलने के लिए छोड़ दीजिए। उनकी बात पर हमारी पार्टी का कोई भी आदमी कुछ नहीं बोलेगा। इससे पहले नीतीश कुमार ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा जो कुछ कह रहे हैं उनसे ही पूछा जाना चाहिए। इससे पहले नीतीश ने कहा था कि वे तो 2-3 बार पार्टी छोड़कर गए थे और फिर खुद वापस आ गए। वे ये भी कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की क्या इच्छा है ये उनको नहीं मालूम। उपेंद्र कुशवाहा की बीजेपी नेताओं के साथ नजदीकियों और बीजेपी में शामिल होने की अटकलें काफी तेज हैं और इसी कड़ी में पिछले हफ्ते जब उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली के एम्स में रूटीन चेकअप के लिए भर्ती हुए थे तो उनसे मुलाकात करने बिहार बीजेपी के 3 नेता पहुंचे थे, जिसमें 2 पूर्व विधायक संजय टाइगर और प्रेम रंजन पटेल शामिल थे। जब इस बारे में उपेंद्र कुशवाहा से पूछा गया तो उन्होंने कहा, बीजेपी के किसी नेता के साथ मुलाकात का ये अर्थ निकालना है कि हम बीजेपी के संपर्क में हैं, ये गलत है। संपर्क की बात इस अर्थ में की जा रही है कि बीजेपी के नेताओं से हमारी पार्टी को जो जितना बड़ा नेता है वो उतना ही ज्यादा संपर्क में है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड 2-3 बार बीजेपी के संपर्क में गई। दिल्ली मेयर का चुनाव 6 जनवरी को होना था, लेकिन आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने सदन में हाथापाई की। नतीजा ये हुआ कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव टल गया, लेकिन 24 जनवरी को भी मेयर का चुनाव नहीं हो सका और सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पार्षदों और एल्डरमैन्स को शपथ दिलाई गई और उसके बाद नारेबाजी और हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के हंगामे के बीच दिल्ली नगर निगम का सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके चलते मेयर का चुनाव फंस गया है।
इससे पहले 6 जनवरी को भी मेयर के लिए मतदान नहीं हो सका था। अब मतदान कब होगा, इसके लिए फिलहाल किसी तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी लगातार मेयर चुनाव टालने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि बिना किसी वजह के सदन स्थगित किया गया। सदन में पहले मनोनीत सदस्यों और पार्षदों को शपथ दिलवाई गई। इसके बाद मेयर के लिए मतदान होना था, लेकिन उससे पहले ही सदन में हंगामा शुरू हो गया और इस दौरान बीजेपी और आप के पार्षदों ने खूब नारेबाजी की। बीजेपी नेता जय श्री राम के नारे लगाते नजर आए। वहीं आम आदमी पार्टी के पार्षद मुकेश गोयल ने लोगों को सदन से बाहर करने की मांग की। उन्होंने कहा कि जो लोग वोट डालने के पात्र नहीं हैं, उनको सदन के बाहर बैठाया जाए। मेयर, डिप्टी मेयर और सदन के स्थायी समिति के 6 सदस्यों के प्रतिष्ठित पदों का चुनाव होना था। इसके मद्देनजर एमसीडी मुख्यालय के सिविक सेंटर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि उनका एजेंडा सबसे पहले पार्षदों और मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाना है। उन्होंने बताया कि 10 में से 4 एल्डरमैन्स को सदन की पिछली बैठक के दौरान शपथ दिलवाई गई थी। हंगामे की आशंका को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजामात किए गए थे। इस पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सदन के भीतर पैरा फोर्सेस की तैनाती का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पैरा फोर्सेस को सदन में घुसने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि कैसे हथियारों को सदन के अंदर जाने की अनुमति दी जा सकती है। केंद्र इस प्रक्रिया को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है। एमसीडी की ओर से कहा गया है कि पैरा फोर्सेस सदन के भीतर नहीं बल्कि कॉरिडोर में तैनात की गई हैं। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की तैनाती की गई है। सदन के बाहर सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। दिल्ली नगर निगम के सदन में पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान बागेश्वर धाम का नारा गूंज उठा। वार्ड नंबर 202 से बीजेपी के पार्षद राम किशोर शर्मा ने शपथ के बाद बागेश्वर धाम का जयकारा लगाया। जब खुले मैदान में लड़ते हुए किसी को न हरा पाओ तो बाहरी ताकतों से मिलकर उसके खिलाफ साजिश रचने लगो। जंग के मैदान में ये रवायत हमेशा से चली आ रही है, लेकिन कांग्रेस और वामपंथी दलों ने इसे राजनीति में आजमाकर नैतिकता के सारे पैमाने बहुत पहले ही तोड़ दिए थे। अपने अंध मोदी विरोध में बौखलाए कांग्रेस और वाम दल अभी भी मोदी सरकार और पीएम मोदी के खिलाफ साजिशें रचने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब ये सभी पीएम मोदी के खिलाफ बनाई गई बीबीसी की एक प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री को खुलेआम समर्थन दे रहे हैं, लेकिन इसके खिलाफ कांग्रेस के अंदर से ही आवाजें उठने लगी हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ए.के. एंटोनी के बेटे अनिल एंटोनी ने बीजेपी के पक्ष का समर्थन करते हुए कहा कि इस डॉक्यूमेंट्री को बैन ही रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्थानों पर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर के विचार देश की संप्रभुता को कमजोर करेंगे। अनिल एंटोनी ने ट्वीट किया, भाजपा के साथ गंभीर मतभेदों के बावजूद जो लोग ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर और ब्रिटेन के पूर्व विदेश सचिव जैक स्ट्रॉ के विचारों का समर्थन करते रहे हैं और ताल्लुक रखते हैं, वे भारतीय संस्थानों पर खतरे को तरजीह दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे विचारों से हमारी संप्रभुता कमजोर होगी। वहीं इस डॉक्यूमेंट्री को भले ही देश में कई जगह बैन किया जा चुका हो, लेकिन कांग्रेस के कई धड़े इसकी स्क्रीनिंग चाहते हैं। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अधिवक्ता शिहाबुद्दीन करयात ने कहा कि देश में इस पर अघोषित प्रतिबंध के मद्देनजर गणतंत्र दिवस पर पार्टी के जिला मुख्यालयों में विवादित बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रखी जाएगी। यही नहीं, केरल में सत्तारूढ़ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की छात्र इकाई डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपने सोशल मीडिया मंच फेसबुक पर घोषणा की कि राज्य में इसे दिखाया जाएगा। वहीं माकपा से संबद्ध वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई और युवा कांग्रेस सहित केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विभिन्न इकाइयों ने ऐसी ही घोषणा की है। वहीं यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शफी परांबी ने भी फेसबुक के माध्यम से डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की घोषणा की। यूथ कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से भी घोषणा की गई है और इसमें कहा गया है कि गणतंत्र दिवस पर वे पूरे केरल में बीबीसी वृत्त चित्र दिखाएंगे। इसके बाद अब बीजेपी ने केरल सरकार से इस मामले में दखल देने की घोषणा की है। बता दें कि अनिल एंटोनी ने हाल ही में कांग्रेस की राज्य इकाई के डिजिटल संचार को संभाला है। उनकी टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब राज्य कांग्रेस के विभिन्न विंग्स ने घोषणा की है कि 2002 के गुजरात दंगों पर विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग राज्य में की जाएगी। बता दें कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन को लेकर केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह कई यूट्यूब वीडियो और डॉक्यूमेंट्री के लिंक साझा करने वाले ट्विटर पोस्ट को ब्लॉक करने का निर्देश दिया था। 2 पार्ट में बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जो दावा करती है कि उसने 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित कुछ पहलुओं की जांच की थी।
हालांकि इसे विदेश मंत्रालय द्वारा प्रोपेगेंडा बताकर खारिज कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल बेलगाम होकर दिल्ली सरकार चलाना चाहते हैं। अब तक एलजी के सक्सेना से हुए झगड़ों का कुल मतलब यही है कि मुख्य सचिव से लेकर एलजी तक सब केजरीवाल के इशारों पर काम करें। एलजी और आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच लगभग हर दिन कोई न कोई विवाद होता ही रहा है। अब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कई मुद्दों को लेकर एलजी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एलजी लगातार चुनी हुई सरकार को दरकिनार कर रहे हैं, जिसके कारण भारी कानूनी संकट खड़ा हो गया है। इतना ही नहीं, सिसोदिया ने अधिकारियों की खिंचाई करते हुए कहा कि वह एलजी के इशारे पर अवैध काम कर रहे हैं। सिसोदिया ने कहा कि एलजी के निर्वाचित सरकार को दरकिनार करने से अपराधियों को अदालतों से छूटने में मदद मिलेगी। सीआरपीसी की धारा 106 का जिक्र करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि आरोपी शख्स के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए मंत्री की तरफ से अभियोजन की स्वीकृति मिलना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि दशकों से सही कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा था, लेकिन अचानक पिछले कुछ महीनों से मुख्य सचिव आपराधिक कानूनों के प्रावधानों के खिलाफ सीधा उपराज्यपाल को अभियोजन स्वीकृति फाइल्स भेज रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि उन्होंने मुख्य सचिव को ये बताने के लिए कहा है कि सिस्टम में बदलाव क्यों किया गया। उन्होंने ऐसे सभी मामलों की लिस्ट सौंपने के लिए भी कहा जिसमें पिछले 6 महीनों के अंदर अवैध तौर पर अभियोजन की स्वीकृति जारी की गई। मनीष सिसोदिया ने कहा कि आईपीसी की धारा 196 कहती है कि राज्य के खिलाफ किए गए अपराधों के मामले में कोई भी अदालत राज्य सरकार की मंजूरी के बिना संज्ञान नहीं लेगी। कई जघन्य अपराध इसी श्रेणी में आते हैं। दिल्ली सरकार के कानून विभाग के मुताबिक इस कानून में राज्य सरकार का अर्थ निर्वाचित सरकार है। इसका मतलब ये कि प्रभारी मंत्री ही सक्षम प्राधिकारी हैं और इन सभी मामलों में मंत्री की स्वीकृति ली जानी चाहिए। मंत्री की मंजूरी लेने के बाद फाइल एलजी को ये तय करने के लिए भेजी जाएगी कि क्या उनका मत मंत्री के फैसले से अलग है और क्या वे इसे भारत के राष्ट्रपति को रेफर करना चाहते हैं। सिसोदिया ने आगे कहा कि एलजी और मुख्य सचिव ने हर मामले में चुनी हुई सरकार को दरकिनार करने के अपने अति उत्साह में एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिसमें गंभीर अपराध करने वाले बहुत से आरोपी छूट सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले तक ये प्रक्रिया अपनाई जा रही थी। The report, News of India.